सबसे पहले आप ये वायर देखो, इसकी एक शेप है ना। ये एक निकल टाइटेनियम वायर है। अगर आप इसको देखोगे तो मैं इसको कितना भी फोल्ड कर दूं, ये वापस अपनी शेप में आ जाता है, राइट। आप कहोगे सर अगर ये ऐसे है तो फिर ये आपने इसको ऐसी शेप कैसे दे दी, ये वाली शेप कैसे दी आपने, है ना, ये तो सीधी होनी चाहिए थी। इसके लिए क्या होता है डॉक्टर साहब, निकल टाइटेनियम की प्रॉपर्टी होती है एक टेम्परेचर के अबव जाके अगर आप इसको बेंड करोगे, उसके बाद ठंडा करोगे, तो ये वही शेप मेंटेन करेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 600 डिग्री होता है वो टेम्परेचर, लैब मतलब फैक्ट्री के अंदर नाइट टाइम कोई शेप दी जाती है, ठीक है। और ये शेप देके उसको अब रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो ये अब इसका शेप इसका यही हो गया परमानेंट, इसकी शेप यही बन गई। अब यहां से इसको कहीं भी मोड़ लो, ये वापस इसी शेप में आ जाएगी। मान लो मैं वापस से इसको 600 डिग्री पे ले जाऊं, उसको सीधा कर दूं और फिर ठंडा करूंगा तो वो शेप बन जाएगी इसकी, ठीक। अब आप कहोगे सर यही शेप क्यों दी, इसको थोड़ा पतला ऐसा क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों नहीं किया, है ना, ऐसा ही क्यों, यही शेप क्यों बनाई आपने। आप इसको, ये आपने ये शेप बनाई है सर, यू शेप, आप इसको ये भी तो बना सकते थे सर, या आप इसको ये वी शेप भी तो बना सकते थे, आपने ये क्यों बनाई, राइट। इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च हुई डॉक्टर साहब। इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों का डाटा इकट्ठा किया, आर्च का साइज और शेप देख के, और ये देखा कि कौन सी के अंदर स्माइल अच्छी आती है, और उसके हिसाब से फिर इन्होंने ये डाटा बना के दिया हमें। आप कोई आप डेंचर सेटिंग करते हो, उसके अंदर क्या आप हर पेशेंट के टीथ कस्टमाइज बनवाते हो, नहीं। आपको 5-6 ऑप्शंस देते हैं, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, इसमें से चूज कर लो। आप पेशेंट के उसके हिसाब से चूज कर लेते हो। ये कस्टमाइज, अपनी शर्ट्स देख लो, 32, 34, 36 वो साइजेस आते हैं अपने, हम उसके हिसाब से चूज कर लेते हैं एक्सेल, और वो तो मोस्टली वो क्या होती है, फिट आ जाती हैं। इसके पीछे बहुत रिसर्च लगी होती है। अब आप उसमें देखोगे, जीन्स की लेंथ देखो, अपन जब खरीदने जाते हैं हमेशा अपनी जीन्स की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि बेटा उन्होंने वही लिवाइस ने वही जीन्स पूरे वर्ल्ड में भेजनी है। तो अब यूएस में हाइट है 6 फुट 2 इंच, इंडिया में है 5 फुट 7 इंच। अब या तो वो ये करें कि एक लॉट इंडिया के लिए बनवाएं जिसमें लेंथ को थोड़ा सा कम कर दें, और एक लॉट वो बनवाएं यूएस के लिए, फिर इंडिया में भी तो 6 फुट 3 इंच के बंदे हैं, वो उनका बहुत लंबा काम हो जाएगा। उस इसमें थोड़ा सा वेस्टेज तो है उनका, क्योंकि जब मैं जीन्स लेने जाता हूँ तो मेरे को क्या होता है, मैं इतना सारा मटेरियल हर जीन्स में वेस्ट करता हूँ, हर ट्राउजर में वेस्ट करता हूँ। बट जब वो इन्वेंट्री के हिसाब से देखते हैं तो उनको लगता है ये बेनिफिशियल है। इवन ये वायर्स जब आप देखोगे ना, आप अपने पेशेंट्स के मुंह में डालोगे तो ये इतनी इतनी एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, क्यों, क्योंकि हमारा जो साइज जो है उनके जो साइज से छोटा है, पर क्योंकि उनको एक पैकेट बना के पूरे वर्ल्ड में भेजना बहुत आसान है। अगर वो सोचेंगे फिर तो उनको चाइना के लिए अलग बनाना पड़ेगा, उतना सब कुछ करने में उनका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज लेबर लगती है, इन्वेंट्री रखना भी तो एक वो है ना, और फिर इन्वेंट्री रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कस्टमाइज वो पूरे वर्ल्ड के लिए बना देते हैं, और इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस आप देखोगे कि होते हैं। आप समझ गए बात को, इसलिए अपनी शर्ट्स हैं आप देखना उनकी लेंथ थोड़ी हमारी इंडिया के हिसाब से ज्यादा होती है, बट हम कहते हैं पैंट के अंदर ही जानिए क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो पर फिर भी ये कस्टमाइजेशन जो है, ये जो प्री फॉर्म्ड है, ये हेल्प करती हैं, बिकॉज अगर सबको आप ये सोचोगे कि हर पेशेंट के हिसाब से हम बनवाएं वायरें, तो सोचो कितना महंगा हो जाएगा। आप मॉडल भेजोगे कंपनी को, कंपनी उसके हिसाब से वायर बनाएगी, तो ऑब्वियसली चार्जेस ज्यादा लेगी। अब 10 वायरें आपने तो एक नाइट ही यूज करनी है, एक पेशेंट में 2 कर लोगे, अब 2 का ऑर्डर आप दोगे तो कितना महंगा पड़ेगा आपको, नहीं। अब एक लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर एक आती है ब्रक्सवा करके आती है, नई नई आई है, वो आपको एक बना के देते हैं, एक सेट, वो ना इंडिविजुअल टूथ मूवमेंट करता है, वो एक वायर 1.5 लाख रुपए की बनती है डेंटिस्ट को, है ना, क्योंकि इसमें तो महंगा पड़ता है ना।
आप जाओ रेमंड वालों के पास, इरेंटे में उनका एक वो पता नहीं आज है कि नहीं, पहले तो था। आप उनके पास जाओ, कपड़ा सेलेक्ट करो, वो आपकी मेजरमेंट लेंगे और बेंगलोर से आपके हिसाब से ट्राउजर बन के आएगी। आपको लोकल टेलर पे सिलाने की जरूरत नहीं। सो इट विल सीम लाइक अ रेडीमेड, बट इट विल बी रेडीमेड फॉर यू ओनली। तो ये पर्सनल कस्टमाइजेशन हो गई। पर उसकी आप ट्राउजर की कॉस्ट देखोगे तो वो 10,000 से ऊपर पहुंच जाती है। जबकि मैं वही नॉर्मल अगर कपड़ा लेके अपने टेलर से सिलवा लूं तो 5,000 में बन जाता है काम मेरा। आप समझिए डिफरेंस। तो इन्होंने अपन ये सारी वायरों की शेप ऐसे ही है। तो जो मैं एक वायर के बारे में बोल रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल टू ब्रैकेट्स, वायर्स, एवरीथिंग। तो उन्होंने ये बना दी। अब आप नीचे देखो, इस नीचे वाली वायर आर्च को देखो। अब जब ये वायर डाली आपने, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हुई। जैसे ही वायर टेढ़ी हुई डॉक्टर साहब, ये ऐसे, अब ये क्या कोशिश करेगी, सीधा होने की। जब ये सीधा होने की कोशिश करेगी तो इसका मतलब टुथ के ऊपर प्रेशर लगाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ये हटा देता हूँ। अब हम लेवलिंग अलाइनमेंट का बेसिक सीख रहे हैं, है ना। तो लेट अस से ये एक टूथ है सेंट्रल इंसाइजर, ये सामने से दिख रहा है और ये ऐसे है। अच्छा, अब आप जो सेंट्रल इंसाइजर ब्रैकेट लगाते हो किस साइड पे लगाते हो, 4.5 पे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 4.5 लेता हूं तो ये स्लॉट है। मैं इसमें विंग्स वगैरह नहीं बना रहा, बिकॉज वायर ने कहा जाना है, स्लॉट में। दूसरी यहां से भी 4.5 ली मैंने, तो स्लॉट थोड़ा ऊपर चला गया ना डॉक्टर साहब। अब मैंने जब इसके अंदर नाइटाई डाली तो वो नाइटाई देखो कैसे काम कर रही है। अब सोचो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, इस टूथ के ऊपर प्रेशर क्या पड़ रहा है, इसके ऊपर भी तो प्रेशर पड़ रहा है, इक्वल, न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो थोड़े दिनों में आप देखोगे ये थोड़ा इंट्रूड हो जाएगा, ये थोड़ा एक्सट्रूड हो जाएगा, और ये दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं लेवलिंग एंड अलाइनमेंट। लेवलिंग होता है वर्टिकल, अलाइनमेंट होता है अंदर बाहर। अगर मैं इसी को ओक्लूजल से देखूं और आपको एक पिक्चर दिखाऊं, तो लेट अस सी ये आपका एक सेंट्रल है और दूसरा जो सेंट्रल है वो ऐसे पड़ा हुआ है आपका। ठीक है, अब आपने एक ब्रैकेट यहां लगाई, एक यहां लगाई। अब ये वायर जो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, अब ये इसको बाहर खींचेगी और इसको अंदर करेगी एंड अलाइन कर देगी। ठीक, पर ये इसमें एक चीज याद रखना, बारिंग एक कंडीशन है, टूथ मूवमेंट के लिए स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस नहीं होगा तो ये टूथ मूव नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ये लेटरल आपको दिख रहा है डॉक्टर साहब, क्या इसके बाहर आने के लिए जगह है। अब अगर मैं इसमें नाइटाई डाल भी दूंगा तो क्या बाहर आएगा, नहीं। तो बेसिक लेवल के अलाइनमेंट में एज्यूम करके चलते हैं कि जो टीथ हैं उनके लिए स्पेस अवेलेबल है। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वो टूथ मूव नहीं करेंगे। तो ये मैं एडवांस में सिखाऊंगा, मतलब कल सिखाऊंगा आपको कि अगर ऐसा हो तो कैसे करना है। उसका एक बेसिक सा बताया तो हम इसको छोड़ देते हैं। बाकियों के लिए स्पेस है तो बाकी देखो सारे मूव कर जाएंगे। अब होगा क्या, जो मैंने यहां आपको दो में दिखाया, यहां पे ऐसे ऐसे कई सिस्टम बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब मिलके काम कर रहे हैं, सब ऊपर नीचे आगे पीछे। पर फाइनली ये वायर क्या करेगी, नाइटाई है ना, ब्यूटी है इसकी, ये सीधा हुए बगैर मानेगी नहीं। जब तक ये सीधी नहीं हो जाती तब तक ये फोर्स लगाती रहेगी, जब तक ये लगाती रहेगी तब तक टूथ के ऊपर प्रेशर पड़ता रहेगा। बायोलॉजी में हमने पढ़ा था, जैसे ही प्रेशर लगाओगे वैसे ही टूथ मूव करेगा, और ये अल्टीमेटली आपकी आर्च की शेप क्या आ जाएगी, ये वाली। अब इसमें भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेटस से दो टीथ के बीच में इतना डिफरेंस था तो ये फोर्स लगा रही थी। जब ये डिफरेंस थोड़ा कम रह गया, 0.5 रह गया, तो नाइटाई तो बहुत पतली वायर है, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। इसने जो फोर्स लगाई डॉक्टर साहब, वो फोर्स की अमाउंट इतनी कम थी कि टूथ मूवमेंट नहीं हो पाया। तो इसका मतलब जब इस वायर को आप खत्म करोगे, मतलब इसको छोड़ोगे, इसको उतारोगे, तो देयर वुड स्टिल बी सम अमाउंट ऑफ अलाइनमेंट रिमेनिंग, है ना, जो भी बची होगी, जो अलाइनमेंट अभी करनी है हमें, सम अमाउंट ऑफ मिस अलाइनमेंट विल बी रिमेनिंग एंड अलाइनमेंट विल नीड टू बी डन।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ऐसी वायर जो इससे थोड़ी ज्यादा फोर्स लगाए। अब इसका मतलब क्या इंक्रीज करना है हमें इसका डायमीटर। तो 12 के बाद अगला डायमीटर क्या आता है हमारे पास? 14। अब अगर आप एक बात देखोगे, मैं 12 और 14 आपके हाथ में दे दूं ना अभी, तो आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा दोनों के बीच में, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसीलिए हम 12 से 14 पे शिफ्ट नहीं होते, हम सीधा कहां शिफ्ट हो जाते हैं? 16 के ऊपर। तो मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे पहली वायर हमारी हमेशा 12 रहती है, अगली वायर हमारी चली जाती है 16 पे। अब 16 थोड़ा सा और अच्छा काम करेगी। अब माइक्रो लेवल पे थोड़ी और रिक्वायरमेंट होगी, तो हम अगली वायर पे जाएंगे, जो कि कौन सी है हमारी? 18। पर वो तो सेम ही 16-18 हो गई। तो अब हम 18 से बड़े तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्लॉट 18 का है। तो हम क्या करेंगे? मटेरियल चेंज कर देंगे। तो हम अगला आ जाएंगे 16 स्टेनलेस स्टील। इसकी बजाय हम लोग एक काम और कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर वायर अगर हम कर दें तो भी तो अच्छा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी बजाय हम 16/22 नाइट टाई डाल देते हैं। क्या इससे ज्यादा हार्ड होएगी? होएगी ना, तो काम करेगी। इसका एक और फायदा है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, राउंड वायर दो प्लेन में काम करती है, ध्यान से देखना। राउंड वायर ऊपर नीचे कर सकती है, आगे पीछे कर सकती है, पर ये प्लेन में काम नहीं करती। पर रेक्टेंगुलर वायर इसमें भी काम करती है, इसमें भी काम करती है, और इसमें भी काम करती है। तो ये तीनों प्लेन में एक्स वाई जेड में अलाइन कर देगी आपके टीथ को। पर अगर आप सीधा डालोगे तो हार्ड है, टूट जाएगी, ब्रैकेट टूट जाएगी, या फोर्स ज्यादा लगेगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 1 2 3। अभी हमें और अलाइनमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे? इससे अगली हार्डवेयर क्या डाल सकते हैं डॉक्टर? 18 बेटा, 18 स्टील। 18 स्टील कह रहे हो ना? क्योंकि देखो 18 नाइटाई तो इससे कम फ्लेक्सिबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल होएगी। तो 18 स्टील की बजाय हम क्या करेंगे? 16/22 स्टील डाल देंगे। तो हमने 4 वायरें डाली, और 16/22 स्टील, बेटा 16/22 स्टील, 16/22 स्टील अगर आप देखोगे, इट इज वेरी रिजिड, है ना? तो जब वो पूरी ब्रैकेट में सारे दांतों में चलेगी, इसका मतलब स्लोट जो है वो पूरे लाइन में आ गए हैं, और इसको हम बोलते हैं लेवलिंग एंड अलाइनमेंट। अब आप देखो, आपकी ब्रैकेट्स के बीच में नहीं सही बताइए, वायर आपकी ब्रैकेट्स के बीच में नॉर्मली कितना डिफरेंस होता है? 5 से 6 mm का। आप यहाँ देख सकते हो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में डिफरेंस 5, ये सबसे बड़े टीथ हैं, तो भी आपका 7-8 mm का डिफरेंस है। यहाँ पे तो और कम हो जाएगा, है ना? और वायर तो एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट में डलनी है ना डॉक्टर साहब, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है, लेंथ बढ़ जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, लेंथ बढ़ जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और लेंथ कम हो जाती है तो कम हो जाती है। एक दे दो बस, ये चाहिए, एक ही चाहिए। ये मैंने 6 से 7 mm ही रखा है, ठीक है? अब आप इसको टच करके देखो, ये वाले को बताओ रिजिड है कि नहीं है, है ना? ये तो नहीं बैंड होएगी ना डॉक्टर साहब? है रिजिड बेटा? तो अगर ये वायर चली गई है पूरी की पूरी, इसका मतलब आपके टीथ जो है, स्लॉट जो है वो अलाइन हो गए। और अगर हमने ब्रैकेट ठीक जगह लगाई थी, इसका मतलब क्या अलाइन हो गए साथ में? टीथ, है ना? हम कर रहे हैं स्लॉट अलाइनमेंट, टीथ अपने आप हो गए। इसको मैं एक और एग्जांपल से देके बताता हूं आपको। हमने 4 पाइप, प्लम्बिंग के लिए पाइप नहीं होते, लाइन में लगा रखे हैं, ठीक है? और मेरे को एक बंदे ने बोला कि जी इस पाइप का जो डायमीटर है वो है 4 इंच का, और मैं आपको एक 4 इंच की रोड दे रहा हूं, आपने ये यहां से लेके वहां तक पास करनी है ऐसे। अगर मैं सीधी वो 4 इंच की रोड लेके पास करने की कोशिश करूंगा, तो जैसे ही एक पाइप दूसरे पाइप के साथ अगर बिल्कुल अलाइन नहीं होगी, तो क्या वो पास कर पाएगी?
जैसे थोड़ा सा ऐसे हुआ डॉक्टर साहब, तो क्या वो अटक नहीं जाएगी? तो मैं अगर एक फ्लेक्सिबल चीज पहले डाल दूं और उस अलाइनमेंट को अचीव कर लूं और धीरे धीरे फिर 4 इंच की हार्ड उसके ऊपर आऊं, तो इजी रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना? बस ये अलाइनमेंट ऐसे ही अचीव करते हैं हम। इसमें एक चीज याद रखनी है, क्राउडिंग ज्यादा नहीं है, मतलब सबके लिए स्पेस अवेलेबल था दांतों के लिए। जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होती है वो मैं कल सिखाऊंगा कि क्या करते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो दिस इज बेसिक लेवल ऑफ लेवलिंग एंड अलाइनमेंट। कल इसको मैं फिर से डिटेल में रिपीट करूंगा जब मैं आपको एडवांस अलाइनमेंट सिखाऊंगा। अभी आप ये समझ लो हमारे सारे दांत लाइन में आ गए और 16/22 स्टेनलेस स्टील हमने डाल दी, जैसे यहां डली हुई है, यू कैन सी। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल लुक। पूरा का पूरा देखो, राइट? ये बेसिक लेवल के अलाइनमेंट हमने अचीव कर ली। ये हम यहां पे क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में, जब मैं रिट्रैक्शन शुरू करूंगा। ठीक, तो ये अचीव कर ली डॉक्टर साहब हमने, है ना? अब आ गया अगला फेज हमारा, वो है मैंने बोला था ना आज मैं सिखाऊंगा आपको स्पेस क्लोजर। हम पेशेंट में करते उल्टा है, अलाइनमेंट पहले करते हैं, स्पेस क्लोजर बाद में करते हैं, पर मैं सिखा उल्टा रहा हूं। पहले आपको स्पेस क्लोजर सिखा रहा हूं, अलाइनमेंट कल सिखाऊंगा। पेशेंट में हम जो मैंने लिखा है वैसे ही जाएंगे। बेसिक करवाइए ना, अभी एडवांस नहीं करवाइए आपको, बेसिक सिखाइए केवल, एडवांस कल सिखाऊंगा। फिर इवनिंग में हम एक पेशेंट को पूरा इकट्ठा ट्रीट करके देखेंगे विद बेसिक लेवलिंग अलाइनमेंट, एडवांस लेवलिंग अलाइनमेंट, स्पेस क्लोजर, पूरा करके देखेंगे। हम खुद मैकेनिक्स बनाएंगे उसकी कि कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है, मैं भी बनाऊंगा, आप लोग भी बनाओगे। ठीक, ओके जी, अलाइनमेंट हो गया डॉक्टर साहब। अब हम लोग अगले फेज पे आते हैं जो है स्पेस क्लोजर। अब एक बात आती है, स्पेस क्लोजर अगर करना है तो स्पेस होना तो चाहिए। इसका मतलब ये कौन सा केस होगा? एक्सट्रैक्शन का केस होगा। एक्सट्रैक्शन किस में करते हो आप? या तो ऑल फोर करते हो या अपर फोर करते हो। तो मैं आपको ऑल फोर सिखा रहा हूं, वही चीज आपकी किस में अप्लाई हो जाएगी? अपर फोर में। ठीक है, मैं आपको एक साइड के बारे में बता रहा हूं पहले। आपने जो फंडामेंटल यहां अप्लाई किया वो यहां होगा, वो यहां होगा और वो यहां होगा। सो मैं एक साइड लेके चल रहा हूं एंड वहां से आप उसको चारों तरफ अप्लाई कर देना। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे पास होगी होगी जिसमें आप देखोगे एक टूथ निकला हुआ है डॉक्टर साहब, दोनों, है ना? और ये इधर कैनाइन वो है, इंसाइजर्स है, 16/22 डली हुई है आपकी। 16/22 डाल जब डाली हुई है, एक्सट्रैक्शन पहले कर दी हुई है। एक्सट्रैक्शन होगी हुई है सब कुछ। वो एक्सट्रैक्शन मैंने बताया था ना आपको, एक्सट्रैक्शन आप चाहे तो पहले 15 दिन में कर लो, 20 दिन में कर लो, विद इन अ मंथ आपको खत्म कर देना है सारा बॉन्डिंग एक्सट्रैक्शन सब कुछ। अच्छा नहीं ये भी हो जाएगा, डिस्कशन में आता रहेगा ये पॉइंट। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको? एक्सट्रैक्शन हो गई हमारी। अब हमारी एक्सट्रैक्शन हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, 16/22 डली हुई है। ठीक, स्टील डली हुई है दोनों तरफ, है ना? ये सिचुएशन है हमारे पास। अब हम क्या चाहते हैं? दांत पीछे जाए। वेरी गुड, आप चाहते हो कि आपके जो एंटीरियर टीथ हैं वो पीछे चले जाएं, यही चाहते हो ना? क्यों चाहते हो ऐसा? एग्जैक्टली exactly. आपका पेशेंट जो आया था ना, आपका पेशेंट जो आया था वो कहता मेरे दांत ऊंचे हैं। दांत ऊंचे हैं मतलब लिप्स बंद नहीं हो रहे। आपके जो लिप्स दांत हैं वो बंद कब होंगे? जब आपके लिप्स बंद कब होंगे? जब आपके टीथ अंदर जाएंगे। जब आपके टीथ अंदर जाएंगे तो लिप्स अंदर जाएंगे। जब लिप्स अंदर जाएंगे तो आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जो चीज यहां से ऊंची लग रही थी वो पेशेंट को नॉर्मल लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक कह रहा हूं ना मैं? तो इसका मतलब आप क्या चाहते हो कि एंटीरियर पीछे चले जाएं, राइट? सो लेट अस ड्रॉ दिस सिचुएशन ओवर हियर। वहां पे मैंने आपका फ्रंटल लगाया हुआ है, यहां
ओके जी। तो ये सिचुएशन है डॉक्टर साहब, देखो यहां से भी दिख रही है आपको, वहां से भी दिखाई दे रही है। एक साइड एक आर्च ले लेते हैं, ठीक है। अब देखोगे कि आप क्या चाहते हो डॉक्टर साहब कि एंटीरियर जो है वो पीछे चले जाएं, यही चाहते हो आप। अब एंटीरियर को पीछे भेजने के दो ही तरीके हैं। मैं चाहता हूं ये टेबल पीछे चला जाए, इसके दो ही तरीके हैं। या तो राकेश वहां से पुल करे या मैं यहां से पुश करूं। सेम गोज फॉर अवर एंटीरियर टीथ। या तो हम बाहर से इसको पुश करें या पीछे से इसको खींचे, यही दो तरीके हैं। अब अगर मैं डॉक्टर साहब इसको पुश करता हूं तो मुझे एक बात बताओ, आपके टीथ को पुश करना है तो क्या बाहर से फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी? तो बाहर से फोर्स लगाने के लिए कोई सोर्स भी तो होना चाहिए फोर्स लगाने का, हवा से तो लगेगी नहीं। तो इसका मतलब बाहर आपको कोई चीज लगानी पड़ेगी ना। पेशेंट ब्रेसिस ही लगा के राजी नहीं है तो वो बाहर आपको लगता है कोई चीज लगवाएंगे? नहीं ना। तो वो ऑप्शन हमारे लिए कैंसिल हो गई। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, क्या? पीछे से हम उनको पुल कर लें। अब पुल करने के लिए कोई सपोर्ट तो चाहिए। अब राकेश वहां से पुल कर रहा है, अब राकेश अपनी जोर लगा रहा है ना। अब अगर मान लो हमें उसको पीछे पुल करना है, वी नीड सम सपोर्ट इन द माउथ, पीछे की तरफ, इन दांतों से पीछे की तरफ कोई सपोर्ट चाहिए जहां से हम इनको पुल कर सके। अब पुल करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये देखो। ये दांत है हमारे, या तो यहाँ पे ये जो हड्डी है इससे पुल कर लें, पीछे सारा सॉफ्ट टिश्यू है, गले से तो कोई सपोर्ट मिलनी नहीं है ना। पर जो सबसे इजी चीज हमारे सीनियर्स को अवेलेबल थी ना, वो थी ये पीछे वाले टीथ। दो सेगमेंट हो गए इसमें, एक एंटीरियर सेगमेंट है और एक पोस्टीरियर सेगमेंट के सहारे हम लोग एंटीरियर सेगमेंट को खींच सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है उसमें। पर क्या आप ये चाहते हो कि पोस्टीरियर सेगमेंट आगे आ जाए? क्योंकि अगर वो आगे आया तो जितना वो आगे आया, स्पेस तो लिमिटेड है, जितना वो आगे आएगा उतना एंटीरियर पीछे नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब ठीक तो हुए पर पूरे नहीं, और अच्छा मेरे को था कि ऐश्वर्या राय जैसा बनूं मैं, है ना, पर आपने तो बीच में छोड़ दिया, मल्लिका शेरावत जैसा रख दिया मुझे। ठीक है ना, थोड़े से ऊंचे लग रहे हैं अभी भी। पर अगर आप पूरा पीछे खींच दो तो पेशेंट बोलेगा बिल्कुल बढ़िया हुआ है। पर न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारे को क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने यहां से पुल किया पोस्टीरियर से, एंटीरियर को पुल किया, तो उसमें एक दिक्कत आ गई। क्या आई? जब ये भी तो आगे आने की कोशिश करेंगे, ये भी तो आगे आने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डॉक्टर साहब एंकरेज लॉस। मतलब हम नहीं चाहते थे पोस्टीरियर पीछे जाएं और वो आगे आ गए, ठीक। तो अब इसको रोकने के लिए, अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपने रस्साकशी गेम देखी है ना? उसमें दो टीमें होती हैं। अगर मान लो मैं एक टीम में बहुत स्ट्रांग लोग रख दूं और एक में बहुत वीक रख दूं, तो जो वीक वाली टीम है वो पूरी की पूरी पीछे खिंच जाएगी, पर क्या दूसरी वाली टीम हिलेगी? नहीं। अब हमारे पास भी दो टीम में है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। हम क्या चाहते हैं? पोस्टीरियर टीम जीत जाए, स्ट्रांग हो जाए, ताकि एंटीरियर खिंच जाए और पोस्टीरियर हिले भी ना। हम यही चाहते हैं। तो पोस्टीरियर टीम को हम चाहते हैं स्ट्रांग बन जाए और एंटीरियर टीम जो है उसको वीक कर लें, राइट। अब अगर आप टीथ की स्ट्रेंथ देखोगे तो वो एक ही चीज से डिसाइड होती है, वो है पीडीएल एरिया, पेरिडोंटल लिगामेंट एरिया। क्यों? क्योंकि आपकी जो टूथ मूवमेंट है वो किस चीज से अफेक्टेड हो रही है डॉक्टर साहब? पीडीएल से। तो पीडीएल एरिया ये डिसाइड करता है कि आपकी जो टूथ मूवमेंट है, आपका जो टूथ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको कितनी फोर्स चाहिए मूव करने के लिए, राइट। अब हम फिर एक काम करते हैं, पहले दोनों टीमों की स्ट्रेंथ तो मेजर करें। अब देखो आपका है जो मैच फिक्सर होते हैं, है ना, अपने को अपने पैसे लगे हुए हैं पीछे वाली टीम पे, अपन इसी को जिताना है। तो पहले अपन दोनों की स्ट्रेंथ असेस कर लेते हैं। तो पीडीएल एरिया कैसे मापेंगे? एक तरीका तो है आपके पास ना, हर टूथ का पीडीएल एरिया आपकी किताबों में लिखा हुआ है।
आप उनको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि किसका कितना है, पर वो नंबर गेम हो जाएगा। मैं आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी भाषा में समझाता हूँ। एक पीडीएल, एक प्रीमोलर का पीडीएल एरिया देख लो, उसको मान लेते हैं लेटर से 1। एक प्रीमोलर का पीडीएल एरिया हमने माना 1। ठीक जी, ये दोनों तरफ 1 हो गया। अब अगर हम हिसाब लगाएं तो आप देखोगे जो मोलर है ना, उसका पीडीएल होता है 2 प्रीमोलर के बराबर। सो ये हो गया 2। कैनाइन का होता है करीब, कैनाइन का प्रीमोलर से ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा ना, तो हो गया 1.5। लेटरल का प्रीमोलर से कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा, तो ये हो गया 0.5। और सेंट्रल का ऑलमोस्ट बराबर, सो 1। अब इसको 2 टीमों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये अलग काम कर रहे हैं, ये अलग लड़ाई चल रही है। अपन तो एक आर्ची देखनी है, अब लड़ाई देखते हैं। यहाँ पे टोटल पीरियल एरिया वर्ड ऑफ सब 3 है ना, इधर भी 3 हो गया। अब अगर आप 2 टीमों की बराबर लड़ाई करवाओगे तो फिर तो आधे ये पीछे आएंगे तो आधे ये भी आगे जाएंगे, जो कि हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। तो हमने सोचा कि यार क्या किया जाए, हम तो मैच फिक्सर हैं। हमने सोचा कि इस टीम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन क्या आती है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा टूथ और अवेलेबल है। कौन सा? 7। अब 7 जो है वो 6 से छोटा होता है पर प्रीमोलर से बड़ा होता है, सो वी विल टेक इट एज 1.5। सो अगर मैं इसमें ये भी जोड़ देता हूं तो जो ये टोटल बन जाता है हमारा, ये बन जाता है 4.5। ठीक, और ये 3 है। थोड़ी स्ट्रांग तो हुई हमारी टीम, पर एक प्रॉब्लम है। हमने एक रिसर्च की, उसको बोलते हैं एंटीज लॉ। उसमें क्या था, हमने देखा कि अगर पीडीएल एरिया, अगर आप चाहते हो कि आपका जो पोस्टीरियर एरिया वो बिल्कुल मूव ना करे और जो एंटीरियर एरिया वो पूरा मूव कर जाए, तो आपका जो पीडीएल एरिया का रेशियो है ना आपस में, वो होना चाहिए 4:1। इसको मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। बिकॉज हम इसको चाहते हैं कि ये मूव ना करे, तो ये नॉन मूविंग यूनिट हो गई और ये हो गई हमारी मूविंग यूनिट। तो इसको बेसिकली, क्योंकि जो चीज मूव नहीं करती हम उसको बोल देते हैं एंकर। आपने शिप के एंकर देखे होंगे जो डाल देते हैं, जिनका काम क्या होता है, मूव ना होने देना, तो एंकर। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं एंकर टीथ। ये वो टीथ हैं जो एंकरेज देंगे हमें, एंकर से एंकरेज। और ये होगी मूविंग यूनिट। तो आपकी जो एंकर यूनिट है वो 4 होनी चाहिए और मूविंग यूनिट जो है वो 1 होनी चाहिए। ये आइडियल है, ठीक है। पर अगर नॉर्मली आप वो कहते हो, तो कहते हो 2:1 भी आप अचीव कर लेते हो ना, तो भी ठीक है। आपके एंकरेज लॉस मतलब जब एंकर यूनिट मूव कर गई तो एंकरेज लॉस हो गया। तो एंकरेज लॉस के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, काफी कम हो जाते हैं अगर आपकी 2:1 है। 4:1 है तो बात ही खत्म हो गई। पर हम यहाँ 4:1 अचीव नहीं कर पा रहे, तो हमने सोचा 2:1 ही कर लेते हैं। अगर इससे कम है तो फिर आपका एंकरेज लॉस होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 4.5, ये 3, फिर भी हमारी रेशियो तो 1:1.5 ही बन रही है, हमें चाहिए 2, है ना। तो फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए। फिर हमने अंग्रेजों वाली पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल। हमने कहा दूसरी टीम के बंदे को तोड़ लेते हैं। मैच फिक्सिंग का मतलब क्या होता है, उनके सबसे अच्छे विराट कोहली को उठा के इधर खींच लो। इनका विराट कोहली कौन है? कैनाइन। आपा ने बोला पहले इसको ही खींचते हैं साले को, ये अकेला होता है ना लड़ाई में, उसे सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको 2 थप्पड़ मार दो, बात खत्म। उसके बाद आगे कोई नहीं बोलेगा। तो अपा ने सबसे पहले बोला इसको खींचो साले को इधर। अब ये 1.5 है, हमारे पास यहाँ 4.5 है, ये तो 3:1 की रेशियो हो गई। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी 2:1 तो है ही है। तो मैं 7 छोड़ भी दूं, जो मैं भी आपको नहीं सिखा रहा, एडवांस में सिखाऊंगा, तो भी आप देखोगे कि हम इसको इजीली पीछे खींच सकते हैं। तो हमने क्या किया,
पहले हमने कैनाइन को पीछे खींच लिया और हम इसको यहां ले आए। अब क्योंकि हमने इसको इधर खींच लिया, अपनी टीम में आ गया, अब इधर हमारे पास हो गया 4.5, ठीक है, और इधर हो गया 1.5, तो 3:1 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाकी दोनों इंसाइजर को इकट्ठे खींच लेंगे। तो इस टेक्निक को बोलते हैं सेपरेट कैनाइन रिट्रैक्शन एंड सेपरेट इंसाइजर रिट्रैक्शन। अगर आप इनको इकट्ठा खींचते हो 6 के 6 को, तो उसको बोलते हैं एन मास रिट्रैक्शन। एन मास की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ENMASSE, ये ग्रीक वर्ड है। एन मास या एन ब्लॉक मतलब इकट्ठा। अगर आप इकट्ठा खींचोगे, एन मास रिट्रैक्शन करोगे, तो आपके एंकरेज लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप सेपरेट करोगे तो आप, मैंने आपको हिसाब करके बता दिया। अब यहां पे मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपके आसपास के बहुत सारे लोग आपको ये चीज बोलेंगे, अब कुछ नहीं होता, तुम्हारे टीचर तो बेवकूफ हैं, है ना, वो ज्यादा ही कॉशियस हैं, वो ज्यादा ही ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं होता। अरे मैं तो एनमास कब से कर रहा हूँ, कभी नहीं हुआ एंकरेज लॉस मेरा, है ना। आप उनके केसेस जाके देखना, 50% में एंकरेज लॉस मिलेगा आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने देखे हैं, क्योंकि है ना 12 साल 15 साल मैंने विजिटिंग की है, मुझे दुनिया के केसेस देखे हैं। अब मेरे पास इतने केसेस रेफर होके आते हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू एडमिट दिस थिंग, क्योंकि विजिटिंग कर रहे हैं ना, फर्क नहीं पड़ता। इवन अपने क्लिनिक पे भी आई हैव सीन पीपल डूइंग हॉरिबल थिंग्स। सो एक बार, दो बार, तीन बार बोल रहा हूं, सेपरेट कैनाइन रिट्रैक्शन करनी है अगर आप केवल टीथ की सपोर्ट ले रहे हो तो। सेपरेट कैनाइन, सेपरेट इंसाइजर, मैं आज भी ऐसे ही करता हूँ। हाँ, उसके कुछ ऑल्टरनेटिव हैं जो छठे लेक्चर में बताऊंगा, मतलब अगली बार बताऊंगा, है ना। या तो वो अप्लाई करो, या सेपरेट कैनाइन रिट्रैक्शन, सेपरेट इंसाइजर रिट्रैक्शन करो। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। ये था थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें हम लोग ये पूरे के पूरे उसको कवर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इंसाइजर कैनाइन रिट्रैक्शन की प्रॉपर थ्योरी, जिसमें हमने सारा हिसाब लगा लिया कि हमारा एंकरेज लॉस ना हो। अब मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, एंकरेज लॉस ना हो ना हो ना हो, इसका होने का नुकसान क्या है आपको पता है, आपका मोलर रिलेशन खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका जो एंटीरियर रिट्रैक्शन होना चाहिए था वो पूरा नहीं होगा। अब आप कहोगे सर मोलर रिलेशन क्यों खराब हो जाएगा, अपर भी आगे आगे, लोअर भी आगे आगे, मोलर रिलेशन तो सेम ही रहा। नहीं, यहाँ पे एक फर्क है, एंकरेज लॉस जो है वो अपर में ज्यादा होता है, लोअर में कम होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, तो बेसिकली हम लोग अब यहाँ पे फिजिक्स से बाहर आके बायोफिजिक्स में आ रहे हैं, मतलब बायोलॉजी के अंदर आ रहे हैं। देखो बायोलॉजी जो है ना वो बहुत गजब होती है। आप लोग डेंटिस्ट हो, आपने कई बार देखा होगा एक पेशेंट जिसको आपने आइडली ट्रीट किया, आपको लगता है बहुत गजब किया, और वो रात को फोन करके बोलता डॉक्टर साहब दर्द के बारे में जान निकली जा रही है। और एक पेशेंट जिसमें आपको लगता है कि गंद मचा है, फाइल भी टूट गई, दो दो फाइलें भी टूट गई, और आपको लगता है ये पेशेंट फोन करके परेशान करेगा, और वो कहता पता ही नहीं चला डॉक्टर साहब मुझे। हाउ डज दैट हैपन, क्योंकि ह्यूमन रिस्पॉन्स बड़ी गजब चीज है। हमारी बॉडी जो है, अभी तक देखो हम उसका बहुत कम हिस्सा समझ पाए हैं, ये तो आप लोग भी जानते हो। एंड यू नो यार, समटाइम्स मतलब गंद से गंद मचा के सब कुछ ठीक हो रहा होता है, और समटाइम्स यू ट्राई टू डू आइडियल एंड इट डजंट वर्क आउट, है ना। और समहाउ एक रूल भी है, जिस दिन आपने बीवी को टाइम दे रखा हो ना कि आज मूवी देखने चलेंगे, शॉपिंग करने चलेंगे, डिनर करने चलेंगे, उस दिन जो आखिरी पेशेंट आता है उसमें कॉम्प्लिकेशन आनी ही आनी इसीलिए उसको उधर नहीं है। उस दिन फ्री रखना हाँ, है। बिल्कुल। समहाउ आपने प्लान बनाया, दोस्तों को बोला तुम पहुंचो 7:30 बजे, है ना, और 7:30 बजे तुम पहुंचो, नीचे दारू वारू लेके रखो, मैं आया बस। ये कुछ नहीं, एक आखिरी एक्सट्रैक्शन बची है। वो जो आखिरी एक्सट्रैक्शन है ना, वो लोग आपको गालियां देते मर जाएंगे, आप ना तो उसको छोड़ सकते हैं अब। ठीक, दूसरा, जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया ना आज बहुत अच्छी रूट कैनाल करनी है, उसी दिन फाइल टूटेगी। या जिस दिन आपको लगे इसका तो आइडियल ट्रीटमेंट करना है,
उसी में ओवर होएगा। जिस दिन सर लगे कि ये पैसे देने वाले हैं, हाँ, उस दिन उसका काम होगा। उस दिन उसका खराब होगा। या जो पेशेंट बहुत नाइस हो ना, उसके आगे बहुत ही होता उसके साथ गंद मच जाता है। बंदे को ना खुद ही गिल्टी फीलिंग इतनी आती है, यार इसी का क्यों खराब होना था, है ना। तो इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल भी चीजें हैं, मैं बताता हूँ आपको। इट इज नॉट ओनली कि इसके पीछे कोई वो है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। द मोर एफर्ट you try to give in extra effort, conscious effort, the more likely are you are to make mistake। देखो मेरे को देख के लगता नहीं, बट आई हैव बीन ए प्लेयर ऑल माय लाइफ। मैं तभी तो पिछले 10-12 साल में पैसों के चक्करों में इधर उधर हेल्थ खराब कर ली, बट आई हैव बीन अ क्रिकेट प्लेयर। और मतलब ऐसे इतना बड़ा मेरे पास सर्टिफिकेट्स का वो है। अगर मैं एज ए क्रिकेटर एक बाउंसर को सोच के खेलूंगा ना, वो मेरे मुंह पे आके बजेगी जोर के। पर अगर वो रिफ्लेक्सली मार रहे हैं ना, वो छक्के के लिए जाती है। जिस दिन हम लोग ये, अब देखो जो नाइस पेशेंट है, आपको पता है एक बर्डन सा होना शुरू हो जाता है, वो बर्डन ही आपका काम खराब करवाता है। हमेशा। आपके खुद के कोई रिलेटिव आ गए, आपका कोई हाई एंड पेशेंट आ गया, है ना, जिसने एनआरआई, आपको लगता है ये सही पेशेंट है, या कोई ऐसा पेशेंट एमपी हो गया, या और छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका अपना बच्चा, आपका दोस्त, जिसको आपको इंप्रेस करना है ना, बस वही मार लग जाती है। ये हमारा कॉन्शियस वो होता है। जैसे हम एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कोशिश करते हैं ना, वहीं पे मार खा जाते हैं। आपने देखा होगा बैट्समैन की ना फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आउट ऑफ, वो जितना ज्यादा सोचता है कि इस बॉल को मैंने ऐसे नहीं खेलना, वो उतना ही ज्यादा उस पर ऐसे खेलता है। उसको पता है बॉल यहां पड़ेगी, ऐसे स्विंग करेगी, है ना, नॉर्मल वे में वो इजीली छोड़ देगा। पर जैसे उसके मन में डाउट क्रीप इन किया, 2 बार उससे आउट हो गया, अखबारों में आ गया, उन्होंने बोल दिया इसकी फॉर्म खराब हो गई है, फलान हो गया, है ना, वो ना चाहते हुए ना बल्ला उसका एक बार को ऐसे जाएगा। और किस्मत उन दिनों खराब क्या होती है कि वैसे चाहे 50 बार निकल जाए, पर उस दिन पक्का आराम से किस करती हुई जाएगी बॉल। ठीक है ना। ये कॉन्शियस एफर्ट, ये हमारा माइंड जो है ना, बहुत ही पावरफुल चीज है। ये हमारे माइंड की गेम है सारी की सारी। तो बस बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे को इसी वजह से आती है। ठीक है। तो चलो एनीवेज, बेसिकली आप ध्यान रखोगे कि एंकरेज लॉस नहीं होने देना। आप अगर एक सिंपल बेसिक रूल फॉलो करोगे तो एंकरेज लॉस नहीं होगा। पर फिर भी बायोलॉजी तो बायोलॉजी है, जैसे मैं भी बता रहा था आपको। पहले तो बेसिक बायोलॉजी के अंदर ही एक डिफरेंस है। मैंडिबल की जो बोन होती है ना, वो ज्यादा कॉर्टिकल होती है, और जो ऊपर मैक्सिला पोस्टीरियर में बोन होती है, वो ज्यादा कैंसलस होती है। और जो टूथ मूवमेंट है या इम्प्लांट, कोई भी हीलिंग कैपेसिटी, उनकी ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, उसमें टूथ मूवमेंट इजीली और फास्टर और कम फोर्स के साथ कैंसलस बोन में होती है। ट्रेबिकुलर बोन के अंदर टूथ मूवमेंट फास्टर होती है। तो मोलर अपर का आगे आने को तैयार बैठा रहता है, लोअर वाला उसके मुकाबले नहीं होता। दूसरा, लोअर एंटीरियर का टीथ का साइज छोटा है, कैनाइन का साइज छोटा है। अपर एंटीरियर का साइज बड़ा है, कैनाइन का साइज बड़ा है, तो उसको खींचने के लिए भी एफर्ट ज्यादा लगता है। सो बोन क्वालिटी इन द पोस्टीरियर एंड साइज ऑफ द एंटीरियर कैन लीड टू एंकरेज लॉस इन द अपर। अब मानो कि मैंने जिंदगी में आज तक 3 या 4 केस देखे हैं लोअर में एंकरेज लॉस के, मेरे खुद के, और अपर के उसके मुकाबले पता नहीं कितने ज्यादा होते हैं। जहां पे मैं बहुत कोशिश भी कर लूं ना, वहां पे भी एंकरेज लॉस होता है। ठीक है ना। सो मैं फिर छठे लेक्चर में बताऊंगा कि अगर आपने इन चीजों को अवॉइड करना है, सो हाउ डू यू गो अहेड। ठीक है। तो पूरा डिस्कस करेंगे, बट पहले बेसिक समझ लो कि कैसे होता था, कैसे चलता था। ठीक। तो एंकरेज लॉस अपर में बहुत इजीली होता है। अब सोचो आपका लोअर में तो हुआ नहीं, है ना, अपर में एंकरेज लॉस हो गया, अपर का मोलर आगे आ गया, क्लास 1 से क्लास 2 बन गया, अपर के टीथ पीछे आए नहीं, लोअर की टीथ पीछे आ गए, ओवरजेट इंक्रीज हो गया। अब पेशेंट जब हंसेगा तो क्या होगा, दांत
ऊंचे लगेंगे, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे तो दांत और ज्यादा ऊंचे लग रहे हैं, मेरे को तो बुरे लग रहे हैं, और ज्यादा बुरे लग रहे हैं, है ना। इसीलिए एंकरेज लॉस खराब है। एक और चीज, अब एंकरेज लॉस हो गया, उसका सोल्यूशन क्या है? जो आगे आया उसको पीछे भेजो। भाई 6, 7, 8 को पीछे भेजना, अगर 8 भी आ रखा हो पीछे भेजना कौन सा आसान काम है ना, क्योंकि वो बड़े टीथ हैं, समझ गए आप। सो और अब अगर आप भेज भी लो मान लो, तो टाइम कितना ज्यादा खराब होगा आपका। सो बेटर है एंकरेज लॉस होने ही ना दो। वो पूरी ऑर्थोडोंटिक्स में मैं एक बात बोलता हूँ, एक ही चीज है जो रिवर्सिबल नहीं है। आपने ब्रैकेट गलत लगा दी, टूथ गलत मूव कर गया, ब्रैकेट ठीक कर दो दोबारा वापस आ जाएगा। एंकरेज लॉस एक ऐसी चीज है, हो गई तो आपके पसीने छुड़वा देगी। तो एंकरेज लॉस को पहले से ही होने ही मत दो, राइट। सो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। अब लंच के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे आती है और कैसे कैसे